What if one Sanskrit root could generate hundreds of meaningful words through precise scientific rules? Welcome to the genius of Sanskrit vocabulary. Yes, my dear friends, today we are going to explore the wonderful land of Sanskrit vocabulary, in which we will be seeing how one common root word would be able to generate many meaningful words. This is how Panini's Ashtadhyaya came into existence, and what he wrote into it became the base of Sanskrit vocabulary. So, without any further delay, let's start our today's amazing class on Sanskrit vocabulary and how science actually relates itself to Sanskrit vocabulary, and actually why are we studying Sanskrit vocabulary in IKIS for the BTech syllabus. So without any further delay, let's begin our today's interesting class. Patterns in the Sanskrit vocabulary. Sanskrit generative vocabulary system is built on dhatu, verbal roots that produce entire word families through systematic affiliations. This root-based architecture mirrors modern computational morphology, making Sanskrit a compelling case study for NLP and language engineering. संस्कृत का एक बहुत ही इजी तरीका है पढ़ने का, जिससे हम बोलेंगे धातु पाठ. संस्कृत के सारे वर्ड्स धातु से बनते हैं. धातु मतलब एक रूट वर्बल वर्ड होता है जिससे एंटायर फैमिलीज ऑफ वर्ड फॉर्म होती है, और वो इजीएस्ट तरीका है संस्कृत को समझने का. इसलिए संस्कृत को इजी लैंग्वेज बोली गई थी. सबसे पहले समझते हैं मॉर्फोलॉजी इन संस्कृत को. Sanskrit's morphology is a structured database-like system. Every word form is deterministically derived through rules of gender, number and case. जो भी संस्कृत में वर्ड होते हैं या तो वो जेंडर बेस्ड होते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं या केस बेस्ड होते हैं. जो नंबर, जेंडर और केस एंडिंग्स पे होते हैं उसे कहते हैं डिक्लेंशन. कंजुगेशन होता है जिसमें हम टेंस, मूड और पर्सन मार्कर्स करते हैं, और डेरिवेशन होता है जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को फॉर्म करते हैं. Each path generates a predictable set of words form from a single root. देखिए, डिक्लेंशन को संस्कृत में सुबंत कहा जाता है और कंजुगेशन को तिगंत कहा जाता है. सुबंत और तिगंत संस्कृत में कहते हैं कि सुबंत और तिगंत लगाते ही कोई शब्द बनता है, उसके बिना कोई शब्द नहीं बनता. आप इसको इजीली तरीके से ये समझिए कि जब हमें किसी भी जेंडर, नंबर या केस के बारे में बात करना होगा तब हम सुबंत लगाएंगे, और जब हम टेंस, मूड या पर्सन को मार्क कर रहे हैं तो हम तिगंत का यूज करेंगे. डिक्लेरेशन यानी सुबंत में 7 केसेस और 3 नंबर्स होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. और तिगंत में 10 वर्ब क्लासेस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं. और जबकि सुबंत में 3 जेंडर्स होते हैं. कैसे? जैसे पुरुष, स्त्री, ठीक है. और एक हम कहते हैं जिसको हम यूज करते हैं वो थिंग्स के लिए. तो संस्कृत में 3 जेंडर्स का यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और तीसरा होता है आपका वो सब जैसे फ्रूट्स हो गए. ये सब आपके आते हैं थर्ड जेंडर के अंदर. ऑन द अदर हैंड तिगंत में भी 3 टेंसेस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, और 3 पर्सन्स का यूज किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष करके. सुबंत 21 फॉर्म्स पर नाउन होता है, और तिगंत एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरह यूज किया जाता है. अगर हम इसकी इंजीनियरिंग एनालॉगी देखें तो रिलेशनल स्कीम, प्राइमरी की जो होती है यूज, और एट्रीब्यूट्स जैसे विभक्ति और लिंक, ये कॉमन है फॉर इंजीनियरिंग एनालॉजी एंड संस्कृत वोकैबुलरी. नाउ सेकंड एंड मोस्ट प्राइमरीली जब हम ग्रामर पढ़ेंगे संस्कृत का कभी, तो हम देखेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर हर जगह का आता है संधि, द संधि सिस्टम. संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग. संधि इज द रूल बेस्ड phonological transformation at word boundaries, a deterministic algorithm for euphonic combination. कैसे की जाती है संधि? वर्ड बाउंड्री, वर्ड ए एंड्स एंड वर्ड बी बिगिंस. इमेजिन करें कि हमारे पास 2 वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल रामः वर्ड ए है और अस्ति वर्ड बी है. जो संधि होगी वो वर्ड ए के लास्ट वर्ड से
जैसे यहाँ पे म है और वर्ड बी के फर्स्ट अल्फाबेट यानी अ से, इन दोनों को मिला के संधि की जाएगी। जैसे यहाँ बना रामोस्ती। सो ये होगा वर्ड बाउंड्री। अप्लाई रूल, वॉवल कोलेंसेंस और कॉन्सोनेंट चेंज, या तो वॉवल मर्ज करेंगे या कॉन्सोनेंट बदल जाएगा, और कंबाइंड आउटपुट होगा सिंगल फोनोलॉजिकल यूनिट प्रोड्यूस्ड। ईच बाउंड्री triggers a specific phonological rule producing a single combined output. संधि का रोल होता है 2+1 करना, दो अलग वर्ड्स को एक कर देना। इससे क्या होता है, आपकी जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक कोडिंग माय फ्रेंड्स। आप सोचिए, आज मॉडर्न वर्ल्ड है, एआई का जमाना है, आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे अपने आंसर्स फॉर्म करने के लिए। आप इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसका आउटपुट छोटा बन के आता है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारी कोडिंग का जो पार्ट है, ये इसी सिस्टम से उठाया गया है। जैसे इन्हें लिखना था रामः अस्ति, तो इन्होंने रामः प्लस अस्ति करके रामोस्ति एक ही वर्ड बना दिया। अब इन दो वर्ड का जो इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा वो ये एक वर्ड बता रहा है। दिस इज कॉल्ड संधि। संधि भी तीन तरीके की है, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वर को मिलाया जा रहा है, जैसे देवा में एक अ है और इंद्र का ई, अ और ई से वो क्या बन गया, देवेंद्र, ए बन जाएगा देवेंद्र। तो अब आप देखिए, देव जमा इंद्र बना देवेंद्र, ये एक वर्ड बन गया। इससे क्या होता है, आपकी राइटिंग इजी हो जाएगी, आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाता है। व्यंजन संधि, जब हम व्यंजनों के बीच में संधि करते हैं, जैसे यहाँ आधा क है और म है, वाक जमा मय बना वांगमय, फाइनल कॉन्सोनेंट assimilates टू फॉलोइंग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये होता है आपका संधि। नाउ नेक्स्ट है समास, कंपाउंड फॉर्मेशन। समास इज संस्कृत डेटा कंप्रेशन मैकेनिज्म। Multiple words fuse into a single compound, encoding rich semantic content with zero loss. अब समास क्या होता है, समास होता है एक बहुत बड़ा वर्ड होगा लाइन का, उससे छोटा कर देना, सेम वही चीज। अब संधि और समास में अंतर क्या है, संधि होती है, आप इसे अलायंस की तरह समझे संधि को, और समास होता है जब हम वर्ड कंप्रेशन करें, डेटा कंप्रेस कर दें, उसे कहते हैं समास। The pipeline shows how independent words are progressively compressed into a unified compound. हम इनपुट लेते हैं, डेटा सेलेक्ट करते हैं, उसे कंप्रेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी इंजीनियरिंग एनालॉजी देखें, समास इज इक्वल्स टू लॉसलेस कंप्रेशन, मल्टीपल टोकन्स, सिंगल यूनिट, फुली रिकवरेबल मीनिंग। आप समझिए, आप जो आज 100 वर्ड्स में ब्रीफ लिखना है आपको, या 150 में आपको ब्रीफ समरी लिखनी होती है किसी 4-5 पेजेस की, वो ही समास का कॉन्सेप्ट है। समास उसको ब्रीफ कर देगा। यही चीज है समास का, जो आज का नहीं, बहुत पुराना टॉपिक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समास जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं। पहला है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड अव्ययी भाव। Now let's have a look at the syntax part of Sanskrit. Sanskrit's word order is free but not random. विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। Case markers encode grammatical roles, decoupling meaning from linear position. जब हम विभक्ति की बात करते हैं, इससे क्या होता है, इससे हम वर्ड्स को ऑर्डर फ्री कर रहे हैं बट रैंडम नहीं बना रहे हैं। इन संस्कृत, case endings, not word position, determine grammatical function. This makes parsing role based rather than position based. देखिए, इंग्लिश सिंटेक्स होता है रिजिड, SVO order. Meaning depends on word position. Dog bites man, man bites dog. जबकि आप संस्कृत में फ्री वर्ड ऑर्डर है, विभक्ति केस होता है एंडिंग एनकोड ग्रामेटिकल रोल। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे आपको इंग्लिश में बोला है डॉग बाइट्स मैन, तो यानी डॉग ने मैन को बाइट किया। लेकिन अगर हम वर्ड इंटरचेंज कर दें तो बनेगा मैन बाइट्स डॉग, यानी डॉग को मैन ने बाइट कर दिया। अर्थ बिल्कुल चेंज, मीनिंग चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम संस्कृत का कोई भी एग्जाम्पल लिखे तो आप देखेंगे कि हम वर्ड को रिप्लेस भी करते हैं अगर, तब भी आपको
कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। और अगर हम इसका एआई रेलेवेंस देखें तो आप देख सकते हैं संस्कृत सिंटेक्स रिजेंबल्स डिपेंडेंसी पार्सिंग, ग्रामेटिकल रोल्स आर explicit markers not inferred from position। यानी कि आप अगर चाहें तो एआई आप कैसे भी रैंडम प्रॉम्प्ट डालते हैं उस चीज को वो सही तरीके से आंसर देता है। यानी कि ये एक पार्ट है ऑफ संस्कृत सिंटेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बोलूं कि हिंदी नहीं, मैं अगर संस्कृत में बोलूं कि मम नाम सुंदरम अस्ति, मेरा नाम सुंदरम है, ठीक है, और फिर मैं बोलूं सुंदरम नाम, या कहूं अहम सुंदरम, अहम सुंदरमा, इसका भी मतलब है मैं सुंदरम हूं। मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए लेकिन मेरा मतलब चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसी को कहें रामः विद्यालयम गच्छति या विद्यालयम रामः गच्छति, राम विद्यालय जा रहा है, तो भी वो पहला सेंटेंस का मतलब ही रामः विद्यालयम गच्छति होता है, और विद्यालयम रामः गच्छति का भी मतलब राम विद्यालय जा रहा है। संस्कृत में आप कोई भी वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स जस्ट दैट विभक्ति, यानी जैसे मैंने कहा रामः वो चेंज नहीं हुआ, विद्यालयम वो चेंज नहीं हुआ, और गच्छति चेंज नहीं हुआ। हमने वर्ड के प्लेसमेंट चेंज की है, वर्ड को चेंज नहीं किया है। जो वर्ड ना चेंज करने का जो रूल है ना, वो कहलाता है विभक्ति, कौन सा वर्ड कहाँ किस फॉर्म में यूज होगा। बट जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स की, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने चेंज करके देखा, वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया, पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। संस्कृत में ऐसा नहीं होता। दिस इज द मैजिक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। नाउ logic for sentence construction. Sanskrit sentence generation is a rule-based semantic system. The verb governs argument structure through karak theory, directly analogs to dependency parsing in NLP. अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, जिसमें काम आता है कारक। कारक कैसे? वर्ब रूट, धातु सेलेक्ट्स एक्शन टाइप। पहले हम धातु से एक्शन हमारा वर्ब सिलेक्शन करते हैं, फिर कारक, कारक में होता है कर्ता, कर्म या कर्ण, इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। फिर विभक्ति लगाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा रामा विद्यालयम गच्छति, और फिर संधि समास का यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हमने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट होता है उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट कौन है उसमें, उसमें नाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। ऐसे ही संस्कृत में कारक होता है जिसमें कर्ता कर्म करण ये तीन चीज होती है, और उसके बाद वर्ब उस चीज को कनेक्ट करता है। सो ऐसे बनता है सेंटेंस इन संस्कृत। पहले आप धातु यानी वर्ब सेलेक्ट करते हैं, फिर आप कारक सेलेक्ट करते हैं कि कर्ता कौन होगा, कर्म क्या करेगा, और उस कर्म करने का करण क्या होगा, और फिर विभक्ति सेलेक्ट करते हैं कि कौन से उसमें करना है, वो फर्स्ट पुरुष है, सेकंड है, मतलब ऐसे आप चेक करेंगे। फिर संधि या समास का यूज करके वर्ड को छोटा करेंगे या फिर अलायंस क्रिएट करेंगे वर्ड के बीच में, और फाइनली आपका सेंटेंस बन जाएगा। एआई का रेलेवेंस देखें तो कारक थ्योरी प्रीडेट्स मॉडर्न डिपेंडेंसी ग्रामर बाय 2500 years. Panini's Ashtadhyayi is a formal generative grammar comparable to context free grammar systems. अब ये जो चीज हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आज की तो है ही नहीं, ये बहुत पुरानी है, और ये आप देख सकते हैं अष्टाध्यायी में ये रूल्स हैं जो आज नहीं लिखी गई थी। सो दिस इज एंशिएंट IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। Now comes the Karak theory, semantic role labeling. Karak theory defines 6 semantic roles linking participants to the verb, a 5th century BC precursor to modern semantic role labeling. आज SRL मैपिंग का टाइम है, तो हम देखते हैं कि कारक का कर्ता आज का एजेंट है, कारक का कर्म आज का पेशेंट है या थीम है, कारक का कर्ण आज का इंस्ट्रूमेंट है, कारक का संप्रदान आज का रेसिपेंट है, अपदान सोर्स है, और अधिकरण लोकेशन है। अब एग्जाम्पल में लिखा है रामः वनम गच्छति, इसमें कर्ता यानी डूअर है रामः और कर्म है वनम, और धातु यानी वर्ब क्या होगा, गच्छति। सो ये
जो रोल है ना वर्ड्स का, ये जो लेबलिंग है ऑफ कारक कर में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, ये बहुत डिटेल्ड चीज है। बट अभी आपके लिए समझने की इतनी जरूरत है कि ये एसआरएल मैपिंग का कॉन्सेप्ट आज का है ही नहीं। दिस वाज वे बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अब ये देखिए एक फ्लो चार्ट के लिए वर्ब में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण लिखा है। कर्ता इज द एजेंट, कर्म इज द पेशेंट, करण is the instrument, Sampadan is the recipient, Apadan is the source, and Adhikaran is the location. तो doer is कर्ता। यहाँ रामः वनम गच्छति में भी राम is the doer, वनम is the कर्म कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन क्या है हमारा, वन जाना। गच्छति इज द वर्ब कि हम जा रहे हैं, जाना, गच्छति मतलब जाना। सो रामः वनम गच्छति का पूरा मतलब है राम वन जाता है। Importance of verbs in Sanskrit. The verb is the semantic and syntactic nucleus of every Sanskrit sentence. All other elements are defined by their relation to it. वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंस यही है, मैंने कहा ना पूरा संस्कृत ग्रामर धातु पे टिका है और धातु इज नथिंग बट वर्ब। हम वर्ब रूट देखते हैं, एक्शन डिकोड करते हैं, कारक लगाते हैं और सेंटेंस इमर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने रूट के नीचे धातु गम धातु से बना गच्छति, क्री धातु से बना करोति, करोति मतलब डूअर, ही डज, गच्छति मतलब गोस, पठ से बना पठति, ही रीड्स, लिख से बना लिखति, ही राइट्स। इट्स सो इजी, लिख धातु से ही लिखति बनता है, ही राइट्स, लिखता वो दो लोग के लिए यूज होता है और लिखंती तीन लोग के लिए, यानी ये तीनों वर्ड सिर्फ एक लिख धातु से बना है। ऐसे ही क्री करोति एक के लिए, गम गच्छति एक के लिए, फिर गच्छता दो के लिए, गच्छन्ति तीन के लिए या मैनी के लिए। आप नंबर ऑफ पीपल ऐड कर सकते हैं लेकिन धातु सेम रहेगा गम। संस्कृत एंड इंफॉर्मेशन इनकोडिंग। संस्कृत achieves maximum information density with minimum ambiguity. A natural optimized communication system comparable to efficient coding schemes in engineering. अब देखिए बेस से करते हैं संधि रूल, फिर विभक्ति सिस्टम, कारक थ्योरी, समास कंपाउंडिंग एंड जीरो एम्बिग्यूटी एक्सप्रेशन, यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डेंसिटी, मिनिमम टोकन्स। अब संधि मतलब रन लेंथ इनकोडिंग, विभक्ति इज टैग डेटा पॉकेट्स, समास is dictionary based compression, and karak is semantic frame slots. Panini's grammar generates the entire language, a minimal rule set with maximum generative power like a formal grammar in compiler design. So minimum words maximum meaning का concept है संस्कृत vocabulary. आप कैसे दो वर्ड से कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं या दो वर्ड से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं नो एम्बिगिटी के साथ, वो है संस्कृत ग्रामर, और जिसको दिया है पाणिनि के अष्टाध्यायी ने, जिसका रूल है पाणिनि अष्टाध्यायी। नाउ as we conclude, we summarize our whole slides today by saying that the vocabulary patterns of Sanskrit is fixed on the base of dhatu, which is also the verb affixation, word families, morphology, declensions, conjugations, sandhi, rule based phonological joining, यानी कि अब राम अस्ति को रामस्ति, समास, कंपाउंड कंप्रेशन, फोर टाइप्स, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड अव्ययी भाव, सिंटेक्स एंड कारक, फ्री वर्ड ऑर्डर वाया विभक्ति, सिक्स सिमेंटिक रोल्स, डिपेंडेंसी, पार्सिंग, एनालॉगी, एंड वर्ब्स एंड एनकोडिंग में जब हम बात करें तो वर्ब सेंटर्ड आर्किटेक्चर, संस्कृत इज ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग सिस्टम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल था आज का, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये बहुत आसान है, आपको नोट्स चाहिए होंगे, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। आपको बस कमेंट करना है कि मुझे नोट्स दे दो, और आपको ये इजीली लगेगा। आप दोबारा वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वन टू वन आपको पॉइंट्स रखें उसमें, और बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। संस्कृत बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस आपको ये समझना है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन धातु, द रूट। So yeah, that's it for today, and subscribe to our channel
follow us, share, like and comments all your doubts and whatever you want to share with us. आप हमें हमेशा comment down कर सकते हैं. We are there for you. We are there to help you in any way. And yes, share it with your friends as well, so that वो भी अपना एग्जाम्स के लिए उतना ही अच्छे से वर्क कर सके. Until then, take care. We'll meet in another class.